Hello friends, in this video I will be discussing the details about derivatization, temperature programming, applications, advantages and the disadvantages of gas chromatography. So this will be the details: derivatization, temperature programming, advantages, disadvantages and application. So first I will be discussing the details about derivatization. So what is derivatization? Derivatization को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सिंपली हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमारे दांत में दर्द होता है, कई बार हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है। तो जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो या तो उसका फीलिंग कर देते हैं या फिर क्या होता है, कई बार जो डॉक्टर होता है उसका आरसीटी करता है, रूट कैनल ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। आरसीटी करने के बाद उसका फीलिंग कर देते हैं। फीलिंग करने के बाद क्या होता है, वो जो फीलिंग है हो सकता है 6 महीने 8 महीने बाद या फिर 1 साल बाद निकल जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, एक कंडीशन में नहीं रहता है कि एक बार लगा दिए तो अच्छे से टिक जाए, ऐसा बात होता नहीं है। तो उस कंडीशन में फिर क्या यूज़ होता है, उस कंडीशन में जो डॉक्टर है या फिर डेंटिस्ट है वो कैपिंग लगा देते हैं, आपका कैप लगा देते हैं, उसमें एक सिरामिक का कैप लगा देंगे आपके दांत में, तो वो अच्छे से स्टेबल हो जाएगा एक जगह पे। ठीक है, और प्रॉपरली वो सेटल्ड रहेगा। तो वैसे ही डेरिवेटाइजेशन क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास बहुत सारे सैंपल हैं जिसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता या फिर वो स्टेबल कंडीशन में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, वो थर्मोलेबाइल होते हैं या फिर किसी और कंडीशन में डिग्रेड हो जाते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉपरली डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी में डेरिवेटाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज सम कंपाउंड्स आर नॉन वोलेटाइल एंड डिकम्पोज आफ्टर हीटिंग। एग्जाम्पल इज स्टेरॉइड्स। तो बहुत सारे कंपाउंड क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं आफ्टर हीटिंग, या फिर वो क्या होते हैं, वोलेटाइल ही नहीं होते हैं। जिसी के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट होना चाहिए। आपका सैंपल गैस है देन इट इज़ वेल एंड गुड। आपका सैंपल लिक्विड है तो उसको हीट करके आपको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि आपका सैंपल सॉलिड है तो उसको पहले लिक्विड में डिजोल्व करो, उसके बाद फिर उसको गैस के फॉर्म में हीट करके उसको बनाओ। तो अल्टीमेटली हमारा जो सैंपल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सैंपल हमारा अल्टीमेटली गैस होना चाहिए। और कोई भी मटेरियल जो नॉन वोलेटाइल है, तो जो नॉन वोलेटाइल मटेरियल है उसको गैस में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है कई बार। तो उसके लिए हमें डेरिवेटाइजेशन करना पड़ता है ताकि अच्छे से वो वोलेटाइल हो जाए और गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यही दो चीज़ है, नॉन वोलेटाइल है या फिर डिकम्पोज हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसका डेरिवेटाइजेशन कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सम कंपाउंड्स डू नॉट गिव शार्प पीक इन गैस क्रोमेटोग्राफी। बहुत सारा कंपाउंड ऐसा होता है जो गैस क्रोमेटोग्राफी में शार्प पीक नहीं देता। शार्प पीक का मतलब क्या होता है, पीक हमारे पास ऐसा शार्प आना चाहिए, ये जो पीक है, लेकिन हमारे पास पीक कुछ इस तरीके से आ रहा होता है, ऐसा ब्रॉड पीक। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे फैटी एसिड्स वगैरह होता है, तो ये पीक इस तरीके से ब्रॉड आएगा तो ये तो सही तो है नहीं, इसमें प्रॉपरली एस्टिमेशन हो नहीं पाएगा। हमारे पास पीक इस तरीके से आना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी उस पर्टिकुलर कंपाउंड का डेरिवेटाइजेशन का जरूरत हमें पड़ता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स एनालिस्ट हैव टू यूज डेरिवेटाइजिंग एजेंट्स इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो एनालिस्ट है उसको यूज़ करना पड़ता है, कुछ डेरिवेटाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। इसी डेरिवेटाइजिंग एजेंट को हम लोग बोलते हैं साइलाइलेटिंग एजेंट। इसी का दूसरा नाम है साइलाइलेटिंग एजेंट। तो ये ऐसे एजेंट हैं जो क्या करते हैं, जो नॉन वोलेटाइल है उसको वोलेटाइल कर देंगे, जो डिकम्पोज हो रहे हैं वो डिकम्पोज उनको होने नहीं देंगे, ऐसा इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर देंगे। जो शार्प पीक नहीं दे रहा है वो शार्प पीक देने लगेंगे। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स का या फिर साइलाइलेटिंग एजेंट्स का वही हमारा काम होता है। अब साइलाइलेटिंग एजेंट कैसे काम करते हैं, साइलाइलेटिंग एजेंट रिएक्ट्स विथ लेबाइल हाइड्रोजन ऑफ द सैंपल कंपाउंड्स एंड कन्वर्ट्स।
ठीक है। तो उसके पास जो लेबाइल हाइड्रोजन होता है सैंपल कंपाउंड्स का, उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये सारे जो भी प्रॉब्लम आ रहे होंगे उनको वो सॉल्व कर देता है, फिर रिजॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्कोहल है तो साइलाइलेटिंग एजेंट उसको ईथर्स में कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास एमीन्स है तो उसको साइलाइल एमीन्स में कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेप में एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे पास थायोल्स है तो हमारे पास थायो ईथर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड है, ये जो एल्कोहल, एमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर थायोल्स, इनको हम लोग डायरेक्टली गैस क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं होंगे। इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो ये नॉन वोलेटाइल होंगे या फिर डिकम्पोज होंगे या फिर शार्प एंड पॉइंट, ये जो शार्प पीक नहीं देंगे। बट ये साइलाइलेटिंग एजेंट से रिएक्ट करने के बाद में ये जब ईथर साइलाइल एमीन और एस्टर और थायो ईथर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनको हम लोग बहुत ही ईजी वे में गैस क्रोमेटोग्राफी से एस्टिमेट कर सकते हैं। यही डेरिवेटाइजेशन का मतलब है। अब यहाँ पर कुछ डेरिवेटाइजिंग एजेंट या फिर साइलाइलेटिंग एजेंट जिसी में हम लोग यूज करते हैं, डेरिवेटाइजिंग एजेंट या फिर साइलाइलेटिंग एजेंट जो कॉमनली यूज होते हैं, इसका फर्स्ट एग्जांपल है हमारा TSIM। TSIM का फुल फॉर्म होता है एन ट्राइमिथाइल साइलिल इमिडाजोल। एन ट्राइमिथाइल साइलिल इमिडाजोल, इनका केवल नाम पूछा जाता है कि विच वन इज यूज्ड एज ए साइलाइलेटिंग एजेंट इन जीसी। तो ये 3-4 नाम होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट भी और फुल नेम भी। कई बार इनका शॉर्टकट दे देता है TSIM का फुल नेम क्या है तो आपको बता देना है उसमें एन ट्राइमिथाइल साइलिल इमिडाजोल। BSTFA, BSTFA का फुल नेम होता है NO बिस ट्राइमिथाइल साइलिल ट्राइफ्लोरोएसिटामाइड। NO बिस ट्राइमिथाइल साइलिल ट्राइफ्लोरोएसिटामाइड। नेक्स्ट वन इज BSA। तो BSA का फुल नेम होता है आपका NO बिस ट्राइमिथाइल साइलिल एसिटामाइड। ठीक है, तो ये हमारे साइलाइलेटिंग एजेंट हैं या फिर आपके डेरिवेटाइजिंग एजेंट हैं जो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज होते हैं। और डेरिवेटाइजिंग एजेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारा प्रॉपरली क्या हो जाता है, जो सैंपल है अच्छे से डिटेक्ट हो जाता है, जो नॉन वोलेटाइल है वो वोलेटाइल हो जाता है, जो थर्मोलेबाइल है वो भी डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा डिटेल्स डेरिवेटाइजेशन का। नेक्स्ट होता है हमारा टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। गैस क्रोमेटोग्राफी यूजेस 2 मेथड्स इन द टेम्परेचर कंट्रोल। गैस क्रोमेटोग्राफी 2 मेथड यूज करता है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। वो मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल ऑपरेशंस। आइसोथर्मल ऑपरेशन क्या होता है कि उसमें बीच में टेम्परेचर चेंजेस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग आइसोथर्मल ऑपरेशन the column runs at a constant temperature throughout the process. The temperature at the midpoint of the boiling point range is used as the isothermal temperature. ठीक है, तो आइसोथर्मल टेम्परेचर में थ्रू आउट जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास ODI क्रिकेट चल रहा है, वनडे क्रिकेट। उसमें से जो टीम 1 है उसने 300 स्कोर किया। अब इस 300 के स्कोर को पार करने के लिए जो सेकंड टीम है वो हर ओवर में 6 का रन रेट लेकर के चल रही है, 6 रन्स पर ओवर। 6 रन्स पर ओवर वो मेंटेन करके चल रही है थ्रू आउट द इनिंग्स। तो वो 50 ओवर जाते तक उस रन को चेस कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली जा रहा है 6 रन पर ओवर में। अब मान लो इसी को दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो होता है हमारा टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में। एक्चुअली में टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में तो ये अगेन 300 का ही टारगेट है, बट अभी जो टीम है उसने 200 रन्स स्कोर कर लिए, 200 रन्स बना लिए 40 ओवर्स में। अब उनको 10 ओवर में कितना बनाना है? 10 ओवर में 100 रन्स स्कोर करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इसी स्पीड से 6 रन के या फिर 5 रन के स्पीड से, यहाँ पर 200 रन है, यहाँ पर 5 रन्स पर ओवर से चल रहे थे, तो इसी स्पीड से चलेंगे तो ये कहाँ तक पहुँचेंगे?
ये पहुंचेंगे 250 रन तक, ये मैच तो नहीं जीत पाएंगे। तो इस कंडीशन में इनको रन रेट बढ़ाना पड़ेगा, 10 रन्स पर ओवर करना पड़ेगा, 10 रन्स पर ओवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 ओवर में फिर 100 हो जाएंगे और ये 300 रन पे पहुंच जाएंगे, 300 रन पे पहुंच जाएंगे। तो सिमिलरली हमारा टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में भी वही होता है। ड्यूरिंग टेम्परेचर प्रोग्रामिंग मोड द कॉलम टेम्परेचर रेजेस कंटिन्यूअसली एट अ प्रीडोमिनेंट रेट। मीन्स स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल हमारा कॉलम रन कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस में जो चीज़ निकल गए वो तो निकल गए। प्रीवियस वीडियो में एनिमेशन में भी आपने देखा होगा कि हम लोग जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो जो लास्ट में कंपाउंड बचे हुए थे, जो सरफेस पे स्टेशनरी फेस के एड्सॉर्ब थे, वो रिमूव हो करके या फिर वो आगे जा करके इल्यूट आउट हुए जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो अदरवाइज वो वहीं पर रहेंगे क्योंकि उनकी एफिनिटी वहाँ पर स्टेशनरी फेस से ज़्यादा थी उस कंडीशन में। तो अब क्या होता है, जो कंपाउंड लास्ट तक भी नहीं निकल पाते हैं, इल्यूट आउट नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज करने का ज़रूरत पड़ता है। जब टेम्परेचर को स्लाइटली हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड भी हमारे सेपरेट आउट हो जाएंगे और टेम्परेचर प्रोग्रामिंग से हमारा जो इल्यूशन है वो फास्ट हो जाता है। मीन्स हमारे पास कोई कंपाउंड सेपरेट हो रहा है 1 घंटे में, या फिर कोई कंपाउंड हमारे पास सेपरेट हो रहा है 5 घंटे में, तो उसको हमें 2 घंटे में करना है। तो उसके लिए धीरे धीरे हमें टेम्परेचर को एलिवेट करना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। कैसे होता है, द रैंप रेट और द इल्यूशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉलम टेम्परेचर। तो जो हमारे पास इल्यूशन रेट होता है, जिसको हम लोग रैंप रेट भी बोलते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट होता है, वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है कॉलम के टेम्परेचर पे। तो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हमने टेम्परेचर लिया है हमारे कॉलम का 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट तक इल्यूट आउट हुआ, जितने भी कंपाउंड इल्यूट आउट होने थे निकल गए, सेपरेट आउट हो गए। देन इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया 110 डिग्री सेल्सियस, ये भी 10 मिनट तक चला, ये भी 10 मिनट तक चला। उसके बाद 110 से हमने इसको कर दिया 120 डिग्री सेल्सियस, 120 से हमने कर दिया 130 डिग्री सेल्सियस, 130 से हमने कर दिया 140 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही स्लाइटली हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं। तो जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं तो वहाँ पर जो सेपरेशन है, फिर इल्यूशन का जो रेट है, रैंप रेट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो फास्ट हो जाता है। और हमारे पास जो एनालिसिस 4 घंटे में होने वाला होगा वो हमको उसका रिजल्ट 2 घंटे में ही मिल जाएगा। तो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग बहुत फ़ायदेमंद होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इससे क्या होता है, हमारे पास मोबाइल फेस और ये जो इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का भी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है और हमारे पास जो एनालिसिस है उसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। तो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग हमें करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में। Next point is that in the beginning it uses lower temperatures that give a higher resolution of lighter compounds। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये लोअर टेम्परेचर यूज करता है जिसमें जो रिजोल्यूशन आता है हमारे पास, जो लाइटर कंपाउंड है जो जल्दी से सेपरेट आउट हो जाते हैं, उनका प्रॉपर रेजोल्यूशन आ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम लोग इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द रैंप रेट ऑफ द हैवियर कंपाउंड्स ऑल्सो इंक्रीजेज, दिस गिव्स शार्पर पीक्स फॉर हैवियर कंपाउंड्स। तो जब हम लोग टेम्परेचर प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि जो कंपाउंड है, जैसे हमने बोला कि ये ऐसे इस तरीके का शार्प पीक आना चाहिए, बट टेम्परेचर को एलिवेट नहीं किए तो वो कंपाउंड ऐसे धीरे 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 निकलते जाएगा। तो जब ये धीरे धीरे निकलते जाएगा तो क्या होगा, उसका पीक ऐसा कुछ आएगा, ये ऐसा ब्रॉड हो जाएगा उसका पीक, और हमें ब्रॉड रिजल्ट नहीं चाहिए, ब्रॉड पीक नहीं चाहिए बिल्कुल किसी भी कंडीशन में। लेकिन जब इसी को हम लोग एलिवेट कर देंगे टेम्परेचर को, तो रैंप रेट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा और मीन्स इल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो भी कंपाउंड्स है हैवियर कंपाउंड, जो इमीडिएटली सेपरेट आउट नहीं हो रहे थे, जो बाद में सेपरेट आउट हो रहे थे, वो भी जल्दी सेपरेट आउट हो जाएंगे।
तो जब वो भी जल्दी सेपरेट आउट हो जाएंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा भी आएगा और जल्दी भी आएगा, और अच्छा और जल्दी तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका बहुत बेनिफिट होता है। नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज ऑफ टेम्परेचर प्रोग्रामिंग आर लिस्टेड बिलो। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ये एडवांटेजेस हैं हाई रेजोल्यूशन ऑफ लाइटर कंपाउंड। लाइटर कंपाउंड तो पहले रिजॉल्व होकर के आ गए तो उनका रेजोल्यूशन हाई होता है। दूसरा होता है शार्प पीक्स फॉर हैवियर कंपाउंड्स। जो हैवियर कंपाउंड्स है उनका भी पीक शार्प हो जाता है, ऐसे शार्प पीक हो जाता है, ऐसे ब्रॉड पीक नहीं होता है ड्यू टू टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो ब्रॉड पीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड रन टाइम्स। जो रन टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज लेजर कैरी ओवर, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो कैरी ओवर मीन्स एक कंपाउंड है ए पास आउट हो गया, जो बी है वो धीरे धीरे पास हो रहा है, तो उसको पास होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो कैरी करता रहेगा अपना जो भी उसका सैंपल है वो पीछे छूटा रहेगा, कुछ चला जाएगा कुछ छूटा रहेगा, अल्टीमेटली पीक ब्रॉडनिंग होएगी, और पीक ब्रॉडनिंग किसी भी एंगल से क्रोमेटोग्राफी में अच्छा होता नहीं है। नेक्स्ट वन इज हायर सैंपल थ्रूपुट, ठीक है। हायर सैंपल थ्रूपुट भी हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा सैंपल को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंडेड एप्लीकेशन रेंज फ्रॉम ए सिंगल कॉलम। तो एक ही कॉलम से हम लोग मतलब जल्दी इल्यूट आउट हो जाएगा, तो एक ही कॉलम को हम लोग दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। एक दिन में जहाँ पर हम लोग 5 सैंपल लगा रहे थे वहाँ पर हो सकता है हम लोग 10 या फिर 15 सैंपल लगा पाएंगे। तो हमारे पास कम रिसोर्सेस में ज़्यादा आउटपुट आएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टेम्परेचर प्रोग्रामिंग परमिट्स द हायर रेजोल्यूशन ऑफ lighter compounds and sharp peaks for heavier compounds, reducing the long run time generated by heavier compounds। ये ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैंपल इंजेक्टर एंड कॉलम इज इनक्लोज्ड इन एन ओवन एंड टेम्परेचर कैन बी एलिवेटेड अप टू 400 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो सैंपल इंजेक्टर है और जो कॉलम है वो एक इनक्लोज्ड होता है, एक ओवन में इनक्लोज्ड होता है, जिसका आपने ऑलरेडी वर्किंग के कंडीशन में देखा हुआ है कि एक ओवन में हमारे पास सारा चीज़ इनक्लोज था, सैंपल इंजेक्टर भी और कॉलम भी, जहाँ पर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर पा रहे थे, तो उससे हमारा टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में बेनिफिट होता है। और ये टेम्परेचर एलिवेट हो सकता है अप टू 400 डिग्री सेल्सियस तक, जो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट वन इज एलिवेटेड टेम्परेचर इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। एनालिस्ट कैन ग्रेजुअली इंक्रीजेज द टेम्परेचर, ठीक है। तो एलिवेटेड टेम्परेचर को हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में, और एनालिस्ट टेम्परेचर को टाइम टू टाइम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास 0 to 5 मिनट में मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, फिर हमारे पास ये 5 to 10 मिनट्स में आपके पास मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस तक चला दिए। उसके बाद ये 10 to 15 मिनट तक आपने 60 डिग्री सेल्सियस में चला दिए। उसके बाद फिर आगे इसी को देखेंगे तो 15 to 20 मिनट तक आपने चला दिया इसको 70 डिग्री सेल्सियस में। एंड इसी तरीके से आप टेम्परेचर को एलिवेट करते रहेंगे तो आपका जो सेपरेशन है कंपाउंड का प्रॉपरली हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ जीसी या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेजेस क्या है। सो फर्स्ट एडवांटेज इज दैट द सब्सटेंस विथ मोर वोलेटिलिटी विल सेपरेट आउट क्विकली while the substance with less volatility will elute out slowly. This method has a high resolution power compared to other methods. तो जनरली हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज़ करते हैं, जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसके लिए यूज़ करते हैं। वोलेटाइल ऑयल हो गया या फिर और कोई इथर्स हो गए जो वोलेटाइल होते हैं उनके लिए जनरली यूज़ करते हैं, और वो उससे क्विकली सेपरेट आउट हो जाते हैं और उनका रेजोल्यूशन भी अच्छा आता है और प्रॉपर सेपरेशन भी होता है। तो ये एडवांटेज है जब भी हम लोग को वोलेटाइल सैंपल्स को सेपरेट आउट करना होगा। दिस मेथड हैज़ हाई सेंसिटिविटी व्हेन यूज्ड विथ थर्मल डिटेक्टर्स।
तो जब भी हम लोग थर्मल डिटेक्टर यूज़ करते हैं तो इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो हाई होती है। दिस टेक्निक गिव्स रिलेटिवली गुड एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। ठीक है, तो हमारे पास जो गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है इसकी एक्यूरेसी और प्रेसिजन दोनों काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि इसमें मल्टी पाथ इफेक्ट नहीं होता है, एडी डिफ्यूज़न नहीं होता है, उसकी वजह से इसमें एक्यूरेसी और प्रेसिजन ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल वेरी क्विकली। ठीक है, सेपरेशन जो सैंपल का और एनालिसिस मीन्स उसका एस्टिमेशन भी करना होता है, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है इसमें, क्योंकि जो गैस है वो काफ़ी स्पीड से इल्यूट आउट करता है हमारे सैंपल को। सैंपल भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में होता है अल्टीमेटली जो अंदर कॉलम में जाता है, और हमारे पास मोबाइल फेस तो गैसियस फॉर्म में होता ही है, तो इल्यूशन फास्ट होता है। नेक्स्ट वन इज सैंपल विथ लेस क्वांटिटी इज ऑल्सो सेपरेटेड। तो बहुत कम क्वांटिटी में सैंपल जो होता है वो भी आराम से सेपरेट आउट हो जाता है। जो यदि थोड़े अमाउंट में भी सैंपल हुआ वो भी सेपरेट आउट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया होता है डिटेक्टर्स के बारे में, तो उसमें बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट को भी जो जीसी के डिटेक्टर्स है वो डिटेक्ट कर रहे थे। 10 to the power -9, 10 to the power -12 ग्राम, 10 to the power -15 ग्राम भी डिटेक्ट हो पाता था, जो बहुत ही छोटा अमाउंट है। तो बहुत थोड़ा सा भी सैंपल होगा तो उसमें भी कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है वो गैस क्रोमेटोग्राफी से हम लोग एस्टिमेट बहुत ही ईजिली वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। सो ओनली वोलेटाइल सैंपल्स or the sample which can be made volatile are separated by this method। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग इसमें केवल वोलेटाइल सैंपल को ही एनालाइज कर सकते हैं। यदि हमारे पास जो सैंपल है वोलेटाइल नहीं है तो उसको वोलेटाइल हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग साइलाइलेटिंग एजेंट डालें या फिर उसका डेरिवेटाइजेशन करें, कुछ भी करें, बट सैंपल हमारा वोलेटाइल होना चाहिए। यदि सैंपल हमारे पास गैस है देन इट इज़ वेल एंड गुड। यदि हमारे पास लिक्विड है तो उसको हीटिंग करके गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ आवर सैंपल इज सॉलिड देन वी विल डिसॉल्व इन पर्टिकुलर लिक्विड एंड दैट लिक्विड विल बी कन्वर्टेड अगेन इनटू द गैस। अल्टीमेटली वोलेटाइल होना ही चाहिए और हमारे पास गैसियस सैंपल अल्टीमेटली एनालाइज होगा। ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ द गैसियस सैंपल प्रॉपर अटेंशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जब भी हम लोग गैसियस सैंपल को इंजेक्ट करेंगे तो प्रॉपरली अच्छे से हमें देख करके इंजेक्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं और उधर से जो सैंपल है उसका लॉस हो जा रहा है। किसी भी तरीके से जो सैंपल है इंसुलेटेड नहीं है, हमारा जो इंजेक्शन चैम्बर है प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं है, या हमने कोई केयर नहीं किया तो गैस वहाँ पर से क्या हो जाएगा, बहुत ईजिली स्केप कर जाएगा। और हमारे पास हम लोग सोचेंगे कि हमने सैंपल इंजेक्ट कर दिया है, हो सकता है हमारे पास 50% सैंपल ही गया होगा या फिर 40% सैंपल ही गया होगा, 50 या फिर 60% सैंपल का लॉस हो गया होगा। तो वो नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास हमको बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सैंपल ऑफ गैस विच इज अबाउट टू इंजेक्ट मस्ट बी थर्मली स्टेबल so that it does not get degraded when heated। तो हमारे पास जो सैंपल होता है गैस का which is about to inject must be thermally stable, means हमने उसको गैसियस फॉर्म में इंजेक्ट कर लिया इंजेक्शन पोर्ट से, तो थर्मली स्टेबल होना चाहिए और वो फर्दर डिग्रेड नहीं होना चाहिए। हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया और फिर वो डिग्रेड होकर किसी और गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये डिसएडवांटेज होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का। अब हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी इसमें ओवन है, 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ रहा है। हमने कोई गैसियस फॉर्म में सैंपल को तो ला दिया, तो वो सैंपल को डिग्रेड नहीं होना चाहिए, दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा तो दूसरा चीज़ डिटेक्ट होगा। तो जब तक वो थर्मली स्टेबल नहीं होगा वो हायर टेम्परेचर में हो सकता है, चांसेस होता है कि दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो वैसा कंपाउंड को हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी में एनालाइज करना नहीं चाहेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज एप्लीकेशंस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशंस जो फर्स्ट होता है, इट एड्स इन आइडेंटिफाइंग द कंपोजिशन ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर एंड
फाइंड आउट द रिलेटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लिक्विड मिक्सर है, उसमें भी हम लोग इसका कंपोजिशन और उसका रिलेटिव कंसंट्रेशन कितना है वो डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स सेपरेट एंड प्यूरिफाई कंपोनेंट्स इन ए गिवन मिक्सर, ठीक है। तो ये हमको हेल्प करता है, जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसको सेपरेट करने में और प्यूरिफाई करने में। तो हमारे पास मिक्सचर है, उसको सेपरेट और प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा मेजर एप्लीकेशन है। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन इज दैट इट इज यूज टू फाइंड आउट वेपर प्रेशर, एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स एंड हार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज दैट it is used to detect processes, to check for contamination and to make sure that the process is going according to the plan। मीन्स हम लोग को ये जो गैस क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, इसमें कोई मीन्स हमारे पास जो सैंपल है उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, फिर कोई प्रोसेस चल रहा है उसमें कोई इम्प्योरिटीज या फिर कंटामिनेशन तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी काम आता है। नेक्स्ट and the last application is it can also be used to check for the blood alcohol, food purity, drug purity and quality of the essential oils। तो इन सब के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी को, बहुत सारा चीज़ चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस आर द मेजर एप्लीकेशंस। इसके अलावा भी और बहुत जगह हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड एस्टिमेशन हो गया या फिर पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी में हम लोग और पॉलीमर्स का एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। बट दिस आर द मेजर एप्लीकेशंस। सो थैंक यू सो मच।